सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्व पर एक और बार। और गाइस आज हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे पार्ट गद्य खंड के खत्म। तो पूरे वीडियो को जरूर से देखिएगा। इसके बाद हाँ पूरक के भी पार्ट आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं नेताजी का चश्मा। ठीक है। तो नेताजी का चश्मे में सबसे पहले तो हम आपको कस्बे का परिचय दे देते हैं। ओके। तो यहाँ पे पाठ के आरंभ में लेखक ने कस्बे का वर्णन किया है जो बहुत बड़ा नहीं था। वह कुछ पक्के मकान मतलब वहाँ कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, एक लड़कियों का और एक लड़कों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका के ही किसी उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी, जिससे वहां के लोग उन्हें याद रखे। यह कहानी उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से या यूं कहें कि प्रतिमा के चश्मे के बारे में थी। है ना, जो नेताजी चश्मा पहनते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चश्मा पहनते थे, तो उसके बारे में ये कहानी। ठीक है। अब लेखक के अनुसार उनके मूर्तिकारों की अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने या उपलब्ध बजट कम होने के कारण प्रतिमा को जबरदस्ती में बनवा कर लगवा दिया गया था। ठीक है। अब हालदार साहब का अब जब मूर्ति को देखते हैं, ठीक है, मतलब देखो हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे काम के सिलसिले से। हालदार साहब यानी हवलदार होते हैं ना, पुलिस हवलदार, तो हालदार साहब वही हैं। ठीक है। अब पहली बार जब उनकी नजर मूर्ति पर पड़ी तो उस मूर्ति की सुंदरता को वो देखते ही रह गए। मूर्ति की आंखों पर लगे सामान्य काले फ्रेम के चश्मे ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। मतलब देखो, अब उनको क्या पता कि भाई इसमें क्या मैटर चल रहा है गांव में, कि आखिर इसमें काला इसका चश्मा क्यों लगा है, मतलब काले फ्रेम का चश्मा क्यों लगा है, आखिर रियल चश्मा क्यों लगा है, मतलब वो जो जिससे मूर्ति बनी ना पत्थर का, उसका चश्मा क्यों नहीं बना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसको देखकर हवलदार साहब ने लोगों की उस भावना का सम्मान किया जिसके चलते मूर्ति की आंखों पर असली फ्रेम लगाया गया था। वहीं एक पान की दुकान भी थी। हवलदार साहब द्वारा पान वाले से पूछे जाने पर उसने बताया कि कैप्टन नाम का एक चश्मे बेचने वाला मूर्ति पर चश्मा लगाता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उसे उतार कर मतलब माफी मांगता है पहले तो नेताजी से, फिर उससे उतारता है और नया चश्मा लगा देता है। मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। अब हालदार साहब को सारी बात समझ में आई कि आखिर मूर्ति के नीचे मास्टर मूर्तिकार मतलब मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का ही मास्टर होगा, जो कि मूर्ति बनाने का जिसको मूर्ति बनाने का काम सौंपा होगा। और समय भाव के कारण, समय भाव यानी कम समय के कारण वह चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। चश्मा छोड़ के सब बना दिया उसने। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो पान वाले द्वारा चश्मे को मजाक उड़ाया जाना, मतलब पान वाला चश्मे का मजाक उड़ाता है। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे कैप्टन के देश प्रेम के बारे में सुनकर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन क्या नेताजी का साथी है या कोई भूतपूर्व सिपाही। इस पर पान वाला मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे से कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो पागल। इस प्रकार एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। पीछे एक बूढ़े मरियल से लंगड़े आदमी को सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, हाथ में एक छोटा सा संदूक, वह दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे का फ्रेम लिए हुए आते हुए देख को हालदार साहब आश्चर्यचकित रह गए। मतलब देखो, सामने से जो कैप्टन है वो चले आ रहे थे, ऐसे लंगड़े से थे, हाथ में बांस थी। आप अपने चश्मे वाले देखे होंगे कैसे चश्मे लेके बैठते हैं अपने बांस के डंडे पे, तो वैसे वो लेके पैदल आ रहे थे एक टांग पे। तो वह आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है। वे पान वाले से उसके बारे में कुछ और पूछना चाह रहे थे, पर उसका रुख देखकर हालदार साहब चले गए, मतलब उसको बस देख करके हालदार साहब चले गए। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, 2 वर्ष तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और मूर्ति से निरंतर बदलते चश्मे को देखते रहे। अचानक एक दिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा न देखकर वे चौंक गए। उस दिन कस्बे का बाजार भी बंद था। अगली बार फिर मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब द्वारा मतलब हालदार साहब इस बार क्या सोचते हैं कि भाई ये मतलब आप उनको उत्सुकता जागती है, भाई ये पानवर मतलब ये लगा क्यों नहीं है मूर्ति यहाँ पे, मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं लगा। ठीक है। अब वो पान वाले से पूछते हैं तो पान वाला बताता है कि भैया कैप्टन मर गया। ये सुनकर हालदार साहब बहुत दुखी हो जाते हैं। हालदार साहब सोचने लगे कि देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर देने वालों का आज की पीढ़ी द्वारा किसी तरह मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह मजाक क्यों उड़ाया जाता है, मतलब, है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हवलदार साहब कुछ नहीं समझता, चश्मा चेंज कर दिया। ठीक है। पान वाले ने समझाया। ओके।
इसके आगे हम कहाँ पे हैं अभी? हवलदार साहब अजीब में बैठकर, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कहाँ पे अभी? कस्बे की हस्तदील से सुशील प्रतिमा, लेकिन सुषमा की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पे थे अपन। तो अब इसमें क्या है, हवलदार साहब सोचने लगे कि देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर देने वालों का आज की पीढ़ी द्वारा किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है ना? अब देखो हाँ, तो ये आखिरी पैराग्राफ है। तो अब 15 दिन बाद हवलदार साहब को फिर उस कस्बे से गुजरना था। इस बार उन्होंने निश्चय किया कि भाई उस कस्बे में नहीं रुकेंगे। भाई नेताजी का चश्माहीन चश्मा मतलब मूर्ति उन्हें आहत भी करती है, ठीक है, परंतु अब भाई आदत है ना? तो आदत से मजबूर है ना, वो आदत से मजबूर थे, तो उन्होंने देख ही लिया भाई मूर्ति की तरफ, और मूर्ति की तरफ जैसे ही उन्होंने देखा भाई सरकंडे का चश्मा, वो बड़े उत्सुक हुए, फिर गए, फिर उनने ऐसे क्या बोलते हैं, अब हवलदार साहब ने देखा भाई सरकंडे का चश्मा लगाया। सरकंडे क्या होता है भाई? सरकंडे एक ऐसा डंडा होता है जिससे कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उससे वो खिलौने बनाते हैं गाँव में और उससे खेलते हैं, है ना? अब देखो सरकंडे का चश्मा देख के क्या उम्मीद जगी कि किसी बच्चे ने लगाया होगा। ये देखकर हवलदार साहब आश्चर्यचकित हो गए और भावुक हो गए कि भाई हमारे देश के बच्चे भी देशभक्त हैं, और सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उनकी आंखें फिर नम हो गई। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो यारो अब हम लोग करने वाले हैं बाल गोविंद भगत, ठीक है। अब बाल गोविंद भगत पाठ किसने लिखा है? पाठ लिखा है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, ठीक है। अब पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए लिखा है कि उनकी उम्र करीब 60 साल के ऊपर की रही होगी। कद मंझोला, गोरे चिट्टे सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। कमर पर लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी उनका पहनावा था, ठीक है, पहनावा हो गया। अब सर्दियों में उनके द्वारा एक काली कमली ओढ़ ली जाती थी, कमली यानी कंबल। माथा हमेशा रामानंदी तिलक से चमकता रहता था और गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी, ठीक है। अब गृहस्थ थे पर देखने में साधु संत लगते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वे अपने घर में पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहते थे। इनका पुत्र कुछ बोदा सा था, सुस्त, और पुत्रवधू बड़ी ही सुशील थी। उसने बड़ी ही कुशलता से घर को संभाल रखा था और भगत जी को घर के कार्यों से आज़ाद कर रखा था, मतलब उनको घर का काम नहीं करना पड़ता था। अब जीविका हेतु कुछ खेती-बाड़ी थी, जो पर्याप्त थी। भगत की कबीर पर श्रद्धा बहुत थी। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते, किसी से भी व्यर्थ झगड़ा मोल नहीं लेते, न किसी चीज़ को हाथ लगाते बिना पूछे, मतलब किसी से बिना पूछे उनकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते और ना ही काम मिलाते। खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे सबसे पहले साहब को भेंट कर प्रसाद रूप में जो कुछ बचता उसे ही प्रयोग में लाते और अपने जीवन अपने परिवार के साथ गुजारा करते, ठीक है। अब भगत जो है वो बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे, ठीक है। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव, मतलब पूरा गांव खेती कर रहा होता, तो कीचड़ में लिपटे हुए मधुर गीत गाते हुए खेत में रोपनी कर रहे भगत को देखा जा सकता। उनके गीतों का लोगों पर जादुई असर होता। उनके गीतों से सारा वातावरण संगीतमय हो उठता। भादों की आधी रात में जब सारा गांव नींद में मग्न होता, तो उनकी खंजड़ी और संगीत जगा हुआ होता। उनकी प्रभातियाँ तो फाल्गुन तक चलती रहती। मुँह अंधेरे बैठकर उठकर वे नदी में स्नान करने जाते और उसके बाद तालाब के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गाना गाने लगते। ऐसा करते समय दांत को किटकिटाने वाले, मतलब जैसे होता है ना, दांत एकदम किटकिटाने लगते ठंडी में, तो वैसी सर्दी भी उनके माथे पर चमकने वाले श्रम बिंदु साफ नजर आते उस सर्दी में भी। जब सर्दी में क्या होता है, कोहरा होता होगा, तो उसके कारण नहीं दिखता होगा, लेकिन फिर भी चमकती हुई बिंदु साफ नजर आती थी, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आता है आगे? तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मतलब गर्मियों के समय भारी संध्या को उनके आंगन में खंजरी और करतालों के साथ लोगों की भीड़ जुटकर शीतल करती, मतलब गाना वगैरह होता है उनके यहाँ पे। वहाँ उपस्थित सबके मन नृत्यशील हो जाते, मतलब सबको नाचने का मन करता। अब ठीक है, देखो भगत संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था उनका, मतलब है ना? तो भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तो उस दिन देखने को मिला जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई। अब ये तो भाई बहुत दुःख की बात है, लेकिन अब मज़ेदार बात क्या है ये आप सुनिए इसके आगे। उन्होंने उनके मृत शरीर को आँगन में चटाई पर बिछाकर लिटा दिया, उसके शरीर के सफ़ेद चादर ढक दिया। इसके बाद अपने आँगन में कुछ फूल और तुलसी दल तोड़कर
उसके ऊपर बिखरा दिए और सिरहाने एक दीपक जला दिया। स्वयं एक आसन बिछाकर उसके सिरहाने बैठ गए। ठीक है? अब बड़ी ही तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। मतलब भाई शोक मनाने के समय वो गाना गा रहे थे। ये उनकी जो प्रथा चली आ रही थी कि मतलब शोक मनाते हैं, वो शोक नहीं मना रहे थे। अब क्यों? इसका कारण आपको आगे मिलेगा। बीच-बीच में अपनी रोती हुई पुत्रवधू के पास जाकर उसे चुप रहने को कहते। कहते कि यह रोने का समय नहीं, ये तो उत्सव मनाने का समय है। क्योंकि विरहिणी आत्मा को अपने प्रेमी परमात्मा से मिलने का मिलन हो गया है, इसलिए उत्सव मनाओ। मतलब क्या? वो कहना चाहते हैं कि एक जो आत्मा है, मतलब मेरे बेटे की जो आत्मा है, वो कष्ट में थी। बेटा मेरा बोधा था, तो उसको थोड़ा मतलब आत्मा उसकी कष्ट में थी, वो मुक्त हो गई। तो ये उत्सव मनाने का समय है। ठीक है? अब देखो, जैसा ये जो आपको पता है ये प्रथा उन्होंने नहीं मारा, तो वैसे ही नहीं माना, तो वैसे ही ये भगत जो थे, सामाजिक रूढ़िवादी का विरोध करते थे। अपने बेटे की चिता को मुक्ति अग्नि देने का कार्य भी भगत ने अपनी पुत्रवधू से करवाया। उस समय पर जो कि मतलब पुराने रूढ़ियों के खिलाफ था। उस समय पर अपने बेटों से या तो खुद वो अग्नि लगाते। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पुत्रवधू से लगाया। ठीक है? श्राद्ध की अवधि समाप्त होते ही उन्होंने पुत्रवधू के भाई को बुलवाकर उसके दूसरे विवाह का आदेश दे दिया। उस समय दूसरा विवाह भी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह का आदेश दे दिया। पतोहू ने उन्हें छोड़कर जाने से मना किया, लेकिन बेचारी की उसके सामने क्या चलती। अब देखो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया उसकी पुत्रवधू ने कि मेरे जाने के बाद आपके ध्यान कौन रखेगा? आपको 2 घूँट पानी भी कौन पूछेगा? उनके बुढ़ापे की देखभाल कौन करेगा? लेकिन भगत का निर्णय अटल था, जिस कारण उनके पुत्रवधू को झुकना ही पड़ा। ठीक है? अब भगत की मृत्यु जब हुई देखो, भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे हुई भैया? देखो, सबके मना करने पर भी वे हर वर्ष 30 कोस दूर पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते। 30 कोस समझ रहे हो? 30 माइल्स। ठीक है? घर से खाकर चलते और वापस आकर खाते। प्यास लगने पर पानी पी लेते, 4-5 दिन उपवास कर रहे थे। ना सोचो 4-5 दिन तक वो खाना नहीं खाते थे, सिर्फ़ पानी पे ज़िंदा रहते थे। गृहस्थ द्वारा भिक्षा माँगने के सख्त के विरोधी थे। मतलब भाई हम गृहस्थ हैं, हमारे पास अपना घर है, तो हम किसी से खाना क्यों माँगे? वो ऐसा सोच उनकी थी। तो भाई इस बार लौटने पर उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वे वृद्ध भी हो चुके थे। उन्हें थोड़ा बुखार भी था, फिर भी उन्होंने अपने नेम व्रत नहीं छोड़े। मतलब उनका जो क्या बोलते हैं उसको टाइम टेबल था, उनका शेड्यूल था, ठीक है? ये उनके लोगों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय था, है ना? तो उन्होंने ये नहीं छोड़ा फिर भी। उस दिन संध्या में जब गीत गाए जा रहे थे, तो उनके स्वर में बिखरने का सबको एहसास हुआ। भोर होने पर जब लोगों ने उनके गीत नहीं सुने, तो सब बहुत उत्सुकतावश उनके घर में पहुँचे और देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वहाँ एक तुलसी की माला बिखरी पड़ी है और भगत का पंजर मात्र पड़ा है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ इसी के साथ हमारा बाल गोविंद भगत अरे भाई! ये क्या हुआ? हाँ, तो ये रहा अपना बाल गोविंद भगत जो है पूरा का पूरा पाठ यहाँ पे जो है खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा बाल गोविंद भगत भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। तो भाई साहब हम लोग करने वाले हैं यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ लखनवी अंदाज़। अब लखनवी अंदाज़ हम पढ़ेंगे तो देखो लेखक ने अब नई कहानी सोचने और एकांत में सफ़र करने के उद्देश्य से लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, ठीक है? अब लेखक लगभग दौड़ते हुए सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़े क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी। डब्बे में पहले ही एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे रखे हुए थे, जो समय व्यतीत करने के उद्देश्य से शायद लखनऊ स्टेशन से ही खरीदे गए थे। ठीक है, अब नवाब साहब के चेहरे पर नवाब साहब के चेहरे पर लेखक को देखकर असंतोष के भाव स्पष्टता नज़र आ रहे थे। ठीक है, नवाब साहब ने उनसे बात करने के में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। लेखक ने भी अपना आत्मसम्मान में आँखें चुरा ली थी। ठीक है, अब नवाब साहब और खीरे में मतलब देखो, लेखक ने सोचा कि शायद अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से नवाब साहब ने सेकंड का टिकट खरीदा होगा। अब नवाब साहब को लेखक जैसे साधारण व्यक्ति के सामने खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खाने में संकोच हो रहा है। अब देखो, अब वो नवाब है, वो तो भई अपने घर पे बढ़िया खाना-पीना मारता होगा, अब वो इधर आके खीरा खाएगा तो कैसा लगेगा, है ना? तो वही चीज़ है, तो उसको थोड़ा-सा हिचक हो रही थी, शर्म आ रही थी। ठीक है? अब इतने में ही अचानक नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने की आमंत्रण दिया। लेखक अचानक हुआ तो उनका यह भाव परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगा और धन्यवाद कहकर लेखक ने मना कर दिया।
मतलब उनको खाना नहीं था, ऐसे मना कर दिया। वो करते ना अपन मना कर देते, तो वही मना कर दिया इनने भी, ठीक है। अब कुछ समय तक नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और फिर बर्थ के नीचे से पानी का लोटा निकाल कर खीरों को पानी से धोया। धुले हुए खीरे तौलिए से पोंछकर जेब से चाकू निकालकर उसके सिरे काटकर गोद कर झाग निकाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसके सिरे काटे, ऊपर के हिस्से जो होता है ना खीरे के, उसको काटा। फिर उसके बाद उसको ऐसे साबुन से, मतलब साबुन बोल रहा हूँ, अच्छे से घिसा, उसको पानी डाल के तौलिए से अच्छे घिसा, मतलब अच्छे से घिसा उसको हाथ से। उसका जो प्रिजर्वेटिव रहता है उसके ऊपर, उसे झाग जैसे निकाला उसको, फिर उसको तौलिए से अच्छे से पोंछ लिया उन्होंने। फिर उसकी फाँके बनाई, ऐसे काटा 4 स्लाइस 5 स्लाइस में, जितने भी स्लाइस किए उन्होंने। और उसके बाद उसपे जीरा, काला नमक, मिर्च और ये सब रख दिया। अब उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट था, खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से उनके मुँह में पानी आ रहा था। उन्होंने लेखक से दोबारा खीरे खाने का पूछा, पर लेखक ने एक बार फिर मना कर दिया, क्योंकि अब देखो पहले उन्होंने मना कर दिया था, फिर अब फिर से लेंगे तो आत्मसम्मान पर प्रभाव पड़ेगा ना। वो बोलेंगे भाई कैसा यार, पहले मना कर दिया अब खा रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो वही निर्वाण होते, तो उन्होंने मना कर दिया, फिर से बोला कि भाई मेरा पेट कमज़ोर है, भाई तुम ही खाओ, तुम खुश रहो, है ना। ओके, अब देखो नवाब साहब ने ऐसे देखा कि मतलब खीरों को देखा, बहुत लालची नज़रों से खीरों को देखा। फिर खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास ली, ठीक है? मतलब खिड़की से बाहर देखा, अब उनको मतलब देखो उन्होंने बाहर देखा खिड़की से और डीप ब्रेथ होता है ना, लिया उन्होंने, डीप ब्रेथ लिया ताकि शांत हो जाए आराम से। अब इसके बाद उन्होंने खीरे की एक फाँक उठाई, उसे नाक के पास ले गए, आँखों से मूंद कर सूँघा, मतलब आँखों से एकदम बढ़िया से सूँघा उसको, उसका स्वाद मुँह में पानी आ गया भाई उनके। और मुँह में भरे हुए पानी के गले से नीचे उतारा और उन्होंने ऐसा ही, मतलब उन्होंने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, मतलब उसको बाहर फेंक दिया फिर। सभी फाँकों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब एक-एक को उठाया, उसे बढ़िया से सूँघा, मतलब टेस्ट का अनुभव किया और फिर फेंक दिया। मतलब उसे खाया नहीं लेकिन उन्होंने। इसके बाद तौलिए से हाथ-मुँह पोंछकर गर्व से लेखक को इस प्रकार देखा, मानो कह रहे हो हम खानदानी रईसों का यही तरीका है। इसके बाद नवाब साहब ऐसे लेटे मानो पूरी प्रक्रिया में वे बहुत थक गए हों। मतलब जैसे ये सब दिखावा करने में बहुत थक गए हों वो। ठीक है, अब लेखक सोच रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से संतुष्ट होने के इस सूक्ष्म और अमूर्त तरीके से क्या उदर पूर्ति हो सकती है। इसी समय नवाब साहब डकारते हुए कहते हैं कि खीरा होता तो लज़ीज़ है, परंतु पेट पर बोझ डाल देता है। मतलब उनके लिए खीरा क्या है? पेट के ऊपर एक बोझ है ना? अब खीरा उनके लिए पेट के ऊपर बोझ डाल देता है। तो यह दृश्य देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि खीरे की सुगंध व स्वाद से कल्पना मात्र से ही यदि पेट भरने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? है कि नहीं? सही बात है कि नहीं गाइज़? तो इसी के साथ हमारा लखनवी अंदाज़ चैप्टर भी खत्म हो जाता है और अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। तो अब हम लोग करने वाले हैं मन्नू भंडारी द्वारा एक कहानी यह भी, ठीक है? तो अब देखो लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में हुआ था। वहाँ के बारे में लेखिका ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। वहाँ से उनका परिवार इंदौर आ गया था, जहाँ उनके माता-पिता का बहुत मान-सम्मान और प्रतिष्ठा थी। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, साथ-साथ समाज समाज सुधारक भी थे, मतलब समझ रहे हो? मन्नू भंडारी जी के पापा किसमें थे? पॉलिटिक्स में थे भैया, पॉलिटिक वाले थे वो भी। अब वे विद्यार्थियों को बिना शुल्क लिए ही पढ़ाते थे, मतलब बहुत दरिया-दिल थे। वहाँ वे अपनी दरिया-दिली के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक ओर तो बेहद संवेदनशील थे और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। ठीक है? अब अपने के हाथों हुए विश्वासघात और आर्थिक संकट ने लेखिका के पिता को तोड़ कर रख दिया। वे वहाँ से अजमेर आकर बस गए। ठीक है? अब यहाँ के 2 मंजिले मकान में ऊपर तो पिताजी और उनकी किताबों का साम्राज्य था और नीचे उनकी व्यक्तिहीन माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। अजमेर में उन्होंने धन कमाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ी-हिंदी शब्दकोश को पूरा किया। इसमें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो दी, पर धन नहीं दिया। इससे उनकी आर्थिक दशा और बिगड़ गई। अपनी परेशानियाँ अपने बच्चों के साथ न बाँटने के कारण उनके क्रोध का शिकार माँ ही बनती थी। अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें इतना शक्की बना दिया था
कि वे अपने परिवार वालों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति हो गई थी उनकी। हाँ, अब इसके बाद क्या आता है देखो, पिता के इस व्यवहार ने चाहे अनचाहे में लेखिका के अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया था। बचपन में मरियल सी दुबली-पतली और काली लेखिका की तुलना पिताजी 2 साल बड़ी खूब गोरी बहन सुशीला से किया करते थे। इसकी वजह से लेखिका के अंदर हीन भावना और कुंठा इतनी गहराई से घर गई थी घर कर गई थी कि वे अपनी उपलब्धि पर स्वयं ही विश्वास नहीं कर पा रही थी। आज भी लेखिका अपने पिता के शक्की स्वभाव की झलक को अपने अंदर महसूस करती हैं। अब देखो, लेखिका अपने बचपन को याद करते हुए बताती है कि उनके घर की दीवारें पड़ोस तक फैली हुई थी और सारा मोहल्ला एक परिवार माना जाता था। वे अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेलती थी और पतंग भी उड़ाती थी। उन दिनों को याद करते हुए लेखिका कहती है कि आज पड़ोस कल्चर का स्थान फ्लैट संस्कृति ने ले लिया है। फ्लैट में रहने वाले लोगों का जीवन निहायत ही संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गया है। लेखिका की कहानियों के सभी पात्र उनके मोहल्ले से ही निकले हुए हैं। हाँ, तो इसके बाद क्या है, लेखिका देखो सन 1944 में जब लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हुआ, ठीक है? आप देखो 1944 सन 1944 कब था? हमारे आज़ादी के 3 साल पहले, है ना? तो ये क्या है, पड़ोस कल्चर है ना, पड़ोस कल्चर से भिन्न रहते 1944 किधर गया अपना? ये रहा सन 1944 में। तो हाँ, तो 1944 में उनके लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हुआ और दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिताजी का ध्यान छोटी बहन मतलब छोटी बेटी मन्नू भंडारी की ओर आया। उस समय मन्नू को अपने वजूद का एहसास हुआ। अब आपने डंकी मूवी देखी होगी, भई उसमें मन्नू है, तो ये मत सोचना कि मन्नू लड़के का नाम ही होगा सिर्फ़, है ना? तो अब उस समय मन्नू को अपने वजूद का एहसास हुआ। रसोई उनके लिए भटियार खाना थी, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी योग्यता और प्रतिभा को नष्ट करना था। घर में अब भटियार खाना क्या होता है? भटियार खाना होता है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, है ना? अब घर में आए दिन होने वाली राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े और बहसों का हिस्सा पिताजी लेखिका को भी बनाना चाहते थे। यह सब तो समझ के परे था। क्रांतिकारियों और शहीदों की बलिदान से वे आक्रांत रहती थी और उनके मन में भी देशभक्ति की ज्वाला भड़क रही थी। ठीक है? अब देखो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उनका परिचय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उनके संपर्क में आने पर लेखिका का हिंदी साहित्य के प्रति रुझान बढ़ गया। है ना? शतरंज बोल रहा हूँ, सॉरी, अ, शर शरत चंद्र और प्रेमचंद्र से उनका ध्यान उनका दायरा निकल कर के जैनेंद्र, अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा तक फैलता चला गया। अब ये जो अज्ञेय हैं, हम इसके बाद इन्हीं का पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है? फैलता चला गया। अब देशभक्ति की अलग जगने अ, जगाने का कार्य पिताजी ने किया और उसे सक्रिय भागीदारी में शीला अग्रवाल ने बदला। लेखिका बढ़-चढ़कर आंदोलन, प्रतिभा फेरी और हड़ताल, जुलूस आदि में हिस्सा लेती थी। पिताजी को ये सब पसंद नहीं था कि उनकी लड़की लड़कों के साथ सड़क नापती हुई नारे लगाए और हड़तालें करती हुई फिरे। वैचारिक टकराहट का सम्मिलित शुरू होते ही जो कि राजेंद्र से विवाह के बाद भी चलता रहा। ठीक है? अब अपने पिता का बदलता हुआ रवैया उन्होंने देखा लेखिका ने। तो लेखिका बताती है कि उनके कॉलेज में पिताजी को बुलाया गया था, क्योंकि कॉलेज में लेखिका के इशारे पर पूरा कॉलेज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने हेतु सड़क पे आ गया था। उनके खिलाफ अनुशासन, ठीक है? अनुशासनहीनता कार्यवाही करने के लिए उनके पिताजी को बुलाया गया था कि आपकी बेटी ने ऐसा-ऐसा करा है। अब कॉलेज आए तो कॉलेज से वापस आ रहे थे जब वो उनके पिताजी, तो बहुत गर्वपूर्वक थे और वो कहते हैं कि मेरी बेटी तो पूरे देश की आवाज़ है, इससे कोई रोक सकता है क्या? इसकी एक बात सुनकर पूरा कॉलेज मतलब अपने उसकी बात सुन रहा है। तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ लेखिका को, है ना? अब पिता का अंतर्विरोध, तो देखो आज हिंद फौज पर मुकदमे के सिलसिले में संपूर्ण देश में हड़ताल चल रही थी। अजमेर के चौराहे पर लेखिका द्वारा दिए गए जोशीले भाषण ने लोगों के मन सुलगती हुई चिंगारी को भड़का दिया था। पिताजी के एक दकियानुसी मित्र, मतलब उनका जो एक मित्र था,
उन्होंने आकर पिताजी के कान भरने शुरू किए कि भाई मतलब दकियानुसी मतलब बदमाश, मतलब जैसे बेकार मित्र होते हैं ना अपने कुछ क्या बोलते हैं उसको यार, मैं बोल नहीं पा रहा, बट आप समझ गए होंगे कैसा मित्र होता है वो। ठीक है, तो कान भरने शुरू कर दिए, बोलने लगे आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी वैसी है। तो उनके पिताजी क्रोध से भन्ना उठे, परंतु उनके एक प्रतिष्ठा मित्र, मतलब जो अच्छा मित्र होता है, प्रतिष्ठित मित्र डॉक्टर अ, अम्बालाल ने लेखिका को देखते धारा और प्रवाह प्रशंसा की, जिसे सुनकर लेखिका के पिता गर्वित हो गए। लेखिका के अनुसार पिताजी अंतर्विरोधों में जीते थे। ठीक है, एक ओर तो वे अपनी विशिष्ट छवि बनाना चाहते थे और दूसरी ओर अपना सामाजिक छवि के प्रति अधिक सजग रहते थे। हाँ, सजग रहते थे। अब देखो, मई 1947, कहाँ गया अपना मई 1947, ठीक है ये रहा। मई 1947 में कॉलेज प्रशासन ने शीला अग्रवाल को कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के कारण नोटिस दे दिया था और थर्ड ईयर की कॉलेज बंद कर दी थी। कॉलेज के छात्रों और लेखिका ने मिलकर इतना हुड़दंग मचाया कि प्रशंसा को हार कर अगस्त थर्ड ईयर कॉलेज को शुरू करना ही पड़ा। जीत की यह खुशी 15 अगस्त 1947 की चीर प्रतिष्ठित खुशी से के सामने फीकी पड़ गई थी, लेकिन है ना। तो इसी के साथ हमारा मन्नू भंडारी जो पार्ट है ये भी पूरा खत्म हो गया। भाई इतना कैसे निकल गया, मेरे को तो इतना पता भी नहीं चला। मैंने अपने भाव भाव में पूरा सुना ही दिया। चलो ठीक है, मैंने आपको बता तो दिया वैसे। ये हो गया लास्ट का अपना 9। तो जब वो 1947 के बाद सब आज़ादी आ गई थी अपने इंडिया में, तो उसके बाद मन्नू भंडारी जी बहुत ये थे, मतलब खुश थे, ठीक है? तो उन उसके जो थर्ड ईयर की खुशी थी खुलने की, उसकी खुशी दब के रह गई थी इसके अंदर, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो यार अब हम लोग पढ़ने वाले यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा हुआ नौबत खाने में इबादत। ठीक है, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बचपन में अमीरुद्दीन नाम से पुकारा जाता था। 6 वर्ष की अवस्था में यह अपने 3 साल बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने ननिहाल काशी आ गए। ठीक है, अब वहां अपने दोनों मामा अली बख्श और सादिक हुसैन जैसे विख्यात शहनाई वादकों के साथ रहकर शहनाई वादन का अभ्यास करने लगे। शहनाई वादन इनके ननिहाल का पेशा था और इनके मामा राजघरानों में शहनाई वादन के लिए जाया करते थे। इनके नाना भी शहनाई वादक थे। डुमराव का महत्व क्या है, अब देखो। डुमराव में वैसे तो इतिहास में कोई नहीं जानता, बस अमीरुद्दीन का जन्मस्थल है। और शहनाई बजाने के लिए जिस पोली रीढ़ का प्रयोग होता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे नरकट नाम की घास से बनाई जाती है। इन्हीं दो कारणों के कारण डुमराव का नाम जाना जाता है। अब देखो, अपने ढेरों साक्षात्कारों से में बिस्मिल्लाह खां ने बताया कि संगीत के प्रति उनका झुकाव रसूलन बाई और बतुलन बाई नामक दो गायिका बहनों से तादर ठुमरी को सुनकर हुआ। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अ, इससे इसे सुशीर वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। सुशीर का अर्थ होता है फूंक मारकर बजाए जाने वाला यंत्र। अरब देश में इसे ऐसे यंत्रों को नय कहते हैं। शहनाई को शाह नय की उपाधि दी गई है। अवधि के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है। यह दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम नागस्वरम की तरह मंगल ध्वनि का संपूरक है। ठीक है, अब देखो, 80 वर्ष की आयु में भी बिस्मिल्लाह खां अपनी पांचों वक्त की नमाज में खुदा से, अरे भाई ये क्या हो गया, हाँ जी, तो वो खुदा से दुआ मांगते थे कि तो दुआ मांगते थे कि उनके सुर को इतना प्रभावशाली बना दे कि सुनने वालों की आंखों से आंसू निकल आए। उनकी शहनाई के साथ मुहर्रम का नाम भी बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ था। मुहर्रम के इन 10 दिनों में बिस्मिल्लाह खां और उनका पूरा परिवार न तो शहनाई बजाता था और न ही किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेता था। 8वीं तारीख को वे खड़े होकर शहनाई बजाते हो और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर एक रोते हुए नौहा बजाते जाते। इस दर्द भरे राग से अलग इस दिन कोई और राग नहीं बजता, लेकिन खां साहब की शहनाई से वह दर्द उठता कि सबकी आंखें नम हो जाती। अब अपने जीवन के इन दिनों को याद करते हुए बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि कुलसुम हलवाई जब कचौड़ी को कढ़ाई में डालती थी, तो उन्हें उसमें भी संगीत की आरोह-विरोह सुनाई देती थी। ठीक है? अब सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी।
उसकी कोई भी फ़िल्म बिना देखे नहीं छोड़ी। अपने नाना को शहनाई बजाते हुए देखते थे, उसके बाद फिर उसके बाद उसे ढूँढते थे। अब देखो, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर से ढूँढते थे। अब देखो, अक्सर उत्सवों में शहनाई को देखकर लोग कहते हैं, "यह है शहनाई।" शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां। एक दिन एक शाह ने एक शिष्य ने डरते-डरते कहा, "बाबा, आप भारत रत्न पा चुके हैं, ये फटी तहमद ना पहना करें।" इस पर बिस्मिल्लाह खां बोले, "पगली, भारत रत्न तो हमको शहनाई पर मिला है, लुंगी पर नहीं। बस मालिक से यह दुआ है कि फटा सिर ना बख्शे। लुंगी का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, लेकिन अब उसने बोला है तो वो नहीं पहनेंगे, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। अब काशी में होने वाले परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खां व्यथित है। पक्का महल से मलाई बर्फ बेचने वाले गायब हो चुके हैं। गायक अब संगीतकारों को आदर की दृष्टि से नहीं देखते। घंटों रियाज को अब कोई नहीं पूछता। खजली चैती का जमाना अब नहीं रहा, और फिर भी काशी दो कौमों को एक साथ भाईचारे का संदेश देती है। ओके, अब भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां जी हमेशा संगीत के नायक रहेंगे। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 में शहनाई की दुनिया से अंतिम विदा ली इन्होंने। ठीक है, मतलब कब? 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ हमारा बाल गोविंद भगत पूरा पाठ खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी पाठ संस्कृति की ओर। तो अब देखो, संस्कृति किसने लिखी है? सबसे पहले तो हम लेखक का नाम जान लेते हैं। तो संस्कृत लिखी है भदंतानंद कौशल्यान ने, ठीक है? तो अब देखो, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति जैसे प्रश्नों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। पर इसके साथ विशेषण का प्रयोग कर इसकी गलत व्याख्या की जाती है। लेखक का मानना है कि आग और सुई धागे के प्रथम प्रयोग में करने वाला मानव संस्कृत मानव था। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग या सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह संस्कृति है। और जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम सभ्यता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, उसके उत्तराधिकारियों को वे चीज़ अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में खोज की। आज का विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत साथ ही साथ अन्य नियमों को भी जानता है, जिससे शायद न्यूटन अपरिचित रहा गया हो। पर यह विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन जितना संस्कृत नहीं है, ठीक है? संस्कृत मतलब यहाँ पे क्या है, जो नई खोज करता हो। और उसके साथ क्या, सभ्यता, है ना? तो सभ्य मतलब वो जो उसको अनायास ही प्राप्त हो जाती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हो जाता है। जैसे जेनेटिक्स होता है ना, अपना हेरिडिटी में पढ़ा होगा, तो जेनेटिक्स पास होती है, वैसे इसमें ये पास होती है, तो इसको सभ्यता बोलते हैं। अब लेखक के अनुसार हो सकता है कि प्रथम व्यक्ति ने पेट की भूख शांत करने या ठंड से बचने हेतु आग का आविष्कार किया हो। पर जिस आदमी का पेट भरा हो, वह आकाश के नीचे सोकर वह आकाश के तारों पर जिज्ञासा प्रकट करता है। वह हमारी सभ्यता का विस्तार करता है। समाज में ऐसे मनीषी विद्यमान, ये मनीषी विद्यमान कौन है? जो तारों को देख रहा है। ठीक है? तो ये मनीषी विद्यमान जिन्होंने सूथल भौतिक कारण को छोड़कर नए आविष्कार किया है। बहुत से व्यक्ति स्वयं के भूखे होने पर अपना भोजन दूसरों को देते हैं। माँ रोगी बच्चे की सेवा करती है। रूस का लेनिन अपने डेस्क पर रखी डबल रोटी स्वयं न खाकर अन्य को खिला देता था। कार्ल मार्क्स संसार के मजदूरों को सुखी देखने हेतु अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया उन्होंने। अब गौतम बुद्ध ने भी मानवता के लिए घर त्याग दिया था। अब मानव की जो योग्यता, आग और सुई धागे का आविष्कार, तारों की जानकारी और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग करती है, वह संस्कृत है। ठीक है? तो सभ्यता हमारी संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, गमनागमन यानी घूमने जाने के, मतलब ट्रैवलिंग के जो होते हैं ना, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
तो वही गमनागमन के साधन है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो परस्पर कट मरने के तरीके आदि सभ्यता है। अब संस्कृति व असभ्यता, असंस्कृति और असभ्यता का डिफरेंस आपको बताता हूँ। तो मानव की वह योग्यता जो आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करती हैं, असंस्कृति है। जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश से जुटा हुआ है, वह असभ्यता है। यदि संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से टूट जाएगा, तो वह असंस्कृति बन जाएगी, जिसका परिणाम असभ्यता है। आज मानव परस्पर कट मरने, आत्म विनाश के साधन खोज रहा है। वह कल्याण की भावना से कोसों दूर है। संस्कृति के नाम पर कूड़े करकट का ढेर इकट्ठा किया गया है। मानव संस्कृति अविभाज्य है, इसे बांटा नहीं जा सकता। इसमें कल्याण ही स्थायी है, अकल्याणकार नहीं। ठीक है, तो आई गेस हाँ, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारे पूरे के पूरे पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से इसको भी लाइक करिएगा, और इससे पहले जो मैं पोएम्स वाली वीडियो डाल चुका हूँ उसे आप जरूर से देखिएगा। और हाँ, इसके बाद अभी मैं ये वाली वीडियो भी डालूंगा, इसका क्या बोलते हैं अपने पास जो पूरक कविता है ना, जो दूसरे सप्लीमेंट्री बुक है अपने पास हिंदी की, उसके 3 चैप्टर्स फटाफट से मैं इसे डाल दूंगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।